नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है जेल प्रेरी के पुराने पेपरों के साथ। हमने 3 पेपर हल कर लिए हैं, आज चौथा पेपर हल करने वाले हैं। आज और कल में हमारा प्रयास रहेगा पुराने जो 10 पेपर है उनको हल करेंगे। सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर ले ताकि क्लास का जो शेड्यूल है उसका पता चलता रहे। और हाँ, अच्छी टेस्ट सीरीज देने के लिए और अच्छी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो आपको वैकेंसी दी जाती है उसके लिए अपना जो अभी प्ले स्टोर पे आया नहीं है, गूगल से सर्च करके गोल गुरु एकेडमी नाम से जो ऐप बना हुआ है इसको जरूर डाउनलोड कर ले। तो शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। अच्छा लगे तो भाई लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर है। यदि बात करें जोग जलप्रपात की, चंबल नदी। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा के निकट कहां मिल जाती है। चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है भाई। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। कौन सी? चंबल नदी। जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? शरावती नदी। ये कहां पर है? जोग जलप्रपात आपके कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। शरावती नदी पर कौन सा? जोग जलप्रपात, जो भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। कावेरी नदी, नर्मदा नदी। देखिए, दोनों की बात कर लेते हैं। दक्षिणी भारत की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं भाई। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दक्षिणी भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी इधर है भाई जिसका नाम है नर्मदा। ये क्या बनाती है? एक्शूरी बनाती है। एक्शूरी बनाने वाली नदी है, जवार नदमुख का निर्माण करती है। अब देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताता हूं। कई बार पूछते हैं विंध्याचल से लेके सतपुड़ा तक इनका क्रम क्या रहता है। तो देखिए भाई, 1, 2, 3 और 4। आपने नाम सुना होगा विधानसभा। वी से विधानसभा से वी और सभा से। विधानसभा में कौन बैठता है? नेता बैठता है। ठीक है भाई, चारों चीजें कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले देख लीजिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये इनका क्रम बहुत बार पूछा जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल, और दूसरी कौन सी? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये इनका क्रम है। विंध्याचल, विधानसभा से वी और से निकालोगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पहले आएगी। एक छोड़ देना है क्योंकि एक पर्वत श्रेणी एक नदी, एक पर्वत श्रेणी एक नदी, तभी तो बोलता है ना। अरे बोला जाता है भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में वही है ना, जब दोनों किनारे उठे हुए हो और एक भ्रंश घाटी में कोई नदी बहती है तो वो भ्रंश घाटी में चलने वाली नदी होती है। तो विधानसभा से वी लिया, वी से विंध्याचल और से सतपुड़ा। अब नेता से, ने से क्या लिया? नर्मदा लिया और ता से ताप्ती लिया। अब ये इनका क्रम होता है। शायद अभी कोई पिछले एग्जाम में पूछा गया था विंध्याचल से लेके ताप्ती तक इनका सही क्रम बताएं, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद ताप्ती। दोनों नर्मदा और ताप्ती किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये भी याद रखे भाई। आगे चलते हैं। आगे चले तो बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किसका पूछा गया है? उपराष्ट्रपति का। तो देखिए, आपको 2, 3 जो है अनुच्छेद याद रखने, किस तरीके से याद रखने वो भी बता दो। 2, 3 और 4। उसके बाद संख्या लेनी है 5, 6 और 7। कितने अनुच्छेद हो गए? 52, 53 और 74। इसमें किसका जिक्र है? राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति पद का जिक्र किया गया है। 63 में क्या किया गया है भाई? किसके पद की प्रावधान की बात की गई है? उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान, उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान की बात की गई है। और 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया
प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। इससे क्या निकल कर आया कि वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास है? पीएम के पास है। देखिए 2, 3 और 4, 5, 6, 7 3 अनुच्छेद बनाए, 52, 63 और 74 राष्ट्रपति पद का प्रावधान, अनुच्छेद 52 में, 63 में उपराष्ट्रपति पद का और 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। अब क्या पूछा गया है? संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? क्या 63 में, 53 में, 76 में या 52 में? तो किसमें है भाई? अनुच्छेद 53 में है। अब 76 भी देख लेते हैं। तो ये महान्यायवादी का उल्लेख है भाई। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है भाई? कालगुरली और कुलगार्डी। यदि हम बात करें, ये एक महाद्वीप है, ये एक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें कुलगार्ली व कालगुरडी कालगुरली व कुलगार्डी नामक दो सोने की खाने हैं, जो कहां पर है भाई? आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो दोनों याद रह जाएगा ना। ये ऑस्ट्रेलिया की खासियत क्या है? 7वां महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्या निकल के आया? संसार का सबसे छोटा महाद्वीप, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप। यदि बड़े की बात करें तो एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आगे चलिए। खो खो नामक खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? यदि बात करें 7 की, तो 7 किस्में होते हैं अपनी। कबड्डी, खेल कबड्डी, प्रो कबड्डी, खेल कबड्डी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, गांव में खेलते हो ना, तो इसमें 7 होते हैं। 9 किस्में होते हैं भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 किस्में होते हैं खो खो में। अब 11 की बात करें तो क्रिकेट। अरे आजकल तो सबको फेवरेट है ना क्रिकेट। देखो ना आईपीएल चाले तो क्रिकेट में 11 प्लेयर है, सभी को पता है। और फुटबॉल और हॉकी, इन सभी में क्या होता है? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यदि राजस्थान का राज्य खेल की बात करें, राज्य खेल कौन सा है? वो है आपके बास्केटबॉल है भाई। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है भाई? किसकी बात? संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात यहां पर की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 360, 56 और 52 तीनों किससे जुड़े हैं? आपातकाल से जुड़े संविधान है। तो अनुच्छेद है। अब पीछे कौन सा बचता है? 368। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है। ये कहां से लिया गया है भाई? दक्षिणी अफ्रीका से भारतीय संविधान में इसका समावेश किया गया है। अब देखिए 352, 356 और 360, ये क्या होता है भाई? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। अशांति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। ये 1 महीने के लिए लागू होता है। 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है भाई। किसमें? अनुच्छेद 352 जब लागू होता है तो 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। उसके बाद यदि आगे रेगुलर रखना है तो प्रति 6 माह बाद पहली बार यदि लागू कर रहे हैं तो 1 माह में परमिशन जरूरी होती है। उसके बाद आगे लागू रखना है तो प्रति 6 माह बाद उसकी परमिशन जरूरी होती है। यदि 356 की बात करें तो ये राज्य में राष्ट्रपति शासन है भाई। राज्यों में राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। अब इसमें देखिए पहली बार कितना, 6 माह, 6 माह में संसद की स्वीकृति जरूरी, संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। और उसके बाद प्रति 6 माह बाद स्वीकृति, और अधिकतम कितना, अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल भारत में लागू नहीं, भारत में लागू नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक मामला क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे बात करें सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये देख लीजिए भाई, एक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ये आपके अफ्रीका है। अफ्रीका के इस वाले भाग में ये कौन सा मरुस्थल है? ये सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में कौन सा है भाई? ये आपके सहारा मरुस्थल है। सोनेरन एक नाम मरुस्थल का है, सोनेरन। सोनेरन ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है भाई, मोजावे एक और है, ये भी है यहाँ पर। सोनेरन और मोजावे कहाँ पर है? अमेरिका में है। कौन से अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। मोजावे, मोजावे और सोनारिका, सोनेरेन या मोजावे, ये दोनों किस में? उत्तरी अमेरिका में, एशिया का। सभी को पता है कौन सा है भाई? बताओ कमेंट बॉक्स में। यूरोप में कोई मरुस्थल है नहीं। आगे देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया है? सबसे पहले तो इसमें है क्या? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन कर दिया गया। कब की बात है ये? मार्ला मिंटो 1909। यदि 1935 की बात करें तो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है भाई, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसे मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1942 की यदि बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सबसे पहले बात करें, क्या 124 में, 109 में, 103 में या 110 में? इसका राइट आंसर तो होगा 110। 110 में क्या कहा गया है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 111 में, अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। पूर्व अनुमति किस पर? धन विधेयक पर। यह सिर्फ धन विधेयक की बात कर रहे हैं, लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है। ठीक है भाई, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी व्याख्या कौन निर्धारित करता है या कौन ये डिफाइन करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष
क्या कहता है? कोई विधेय के विधेय के धन विधेयक है या नहीं है, इसकी पुष्टि कौन करता है? इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता है। पूर्वानुमति राष्ट्रपति की होती है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, 111 में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है। लोकसभा में धन विधेयक रखा जाता है, राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है भाई? इसका राइट आंसर लगा लिया क्या? हाँ 110। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा यदि बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है? ये लेह से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। यहां पर करगिल भी आता है भाई, करगिल भी आता है। तो करगिल ऐसे भी आ सकता है, कश्मीर को करगिल से जोड़ने वाला या कश्मीर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये जोजिला दर्रा है, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? मतलब है राज्यों का एक संघ है, तो अपने यहाँ कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था है, मतलब है भारत में संघीय व्यवस्था है, राज्यों का संघ है। ये कहां पर? अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है, यह भी कहा गया है। कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है, सब भारत के अधीन है। आगे देखिए, भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से कोई संबंध नहीं है वह है भूस्खलन होता है भाई हिमालय में, ज्वालामुखी, बाढ़ या भूकंप। भूकंप भी होता है, पढ़ा है ना? गुजरात का भूकंप आया था ना एक बार, बताओ देखिए कब आया था। बाढ़ भी आती रहती है। उत्तरी भारत बोले तो भारत के उत्तरी मैदान में आती है ज्वालामुखी। इससे देखिए कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप पे दो अपने ज्वालामुखी, एक तो बेरन, एक है नारकोंडम। नारकोंडम, ये दो ज्वालामुखी है भारत में। ये तो है सक्रिय और ये है मृत। ये दो ज्वालामुखी कहां पर है? आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। मतलब भारत के दो ज्वालामुखी, एक तो सक्रिय एक है मृत। अब देखिए इनमें से खतरनाक कौन सा होता है? इनमें से कोई भी खतरनाक नहीं होता, जो तीसरा होता है ना वो खतरनाक होता है। कैसे होता है? एक तो सक्रिय है, अरे आग उलट रही है, मतलब यहाँ बाफा निकला है, ठंडी के लाल लाल खीरा है, तो तय करने जाओगे? कोई कौन जाए वहां के करने? मतलब कोई खतरा नहीं है ना, आप पहले से सचेत हो। मृत है, जो मर गया उससे तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अरे तीसरा जो ज्वालामुखी का प्रकार होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कैसे? मान लो कोई औरत सच धज के किसी शादी में जाती है ना, छोटा बच्चा होता है उसके गोद में, और अचानक सुसु कर देता है, मतलब उसका कोई अता पता नहीं है, कणा वो पेशाब कर दे, कोई कौन ध्यान, कोई ने भी कौन ध्यान, ना भी लेडीज ने ध्यान, ना कोई ने, छोटे बच्चों का कणा भी पेशाब कर सके, तो वो क्या है उसके लिए खतरा है, क्योंकि एकदम सज धज के गई है वो शादी में कि मैं ही दिखूं वहां पे, और फिर वहां पर वो छोटा बच्चा पेशाब कर दे, तो वो उसके लिए तो उस शादी में तो खतरनाक ही है, वो गुस्सा करेगी भले ही उसका वो बच्चा क्यों ना हो। तो खतरनाक कौन सा होता है? जो अचानक निकले। तो सुसुप्त का मतलब है अचानक उमड़ने वाला। जैसे आपको क्या पता जहां अभी आप रह रहे हो वहां 50 साल पहले, 100 साल 200 साल पहले कोई ज्वालामुखी फूटा हो, और वो सुसुप्त है, अचानक कभी ना कभी तो फूटेगा, तो वो क्या है? सबसे ज्यादा नुकसानकारी है। भारत में ऐसा कुछ है नहीं भाई। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कहां पर है? कुंडग्राम बिहार में, यहां पर जन्म होता है। कब जन्म होता है? 599 ईसा पूर्व जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है? 527 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मृत्यु होती है। किनकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व, और 527 ईसा पूर्व मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म कब होता है भाई? कब होता है? 599 ईसा पूर्व, मृत्यु 527 ईसा पूर्व। कहां पर? कुंडग्राम में। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के
24वें तीर्थंकार थे, 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे आज पढ़ रहे हो ना आप, बताओ महावीर जयंती कब मनाई जाती है। राजस्थान में तीमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। अरे तीमणिया, यहाँ अनगलो याग रहे तीमणियों, ओ तीमणियों है। अब यहाँ अनगलो तीमणियों तो गले में ही पैर सके भाई, माथे पर थोड़ी पैर है। ओ तीमणिया है, तीमणिया तीमणिया तीमणिया, ये तीमणिया गले में पहना जाता है भाई। ऐसा हाथ में पहनोगे क्या, भुजाओं पे पहनोगे, सिर पे पहनोगे, तो कहाँ पे पहनोगे, तीमणिया आप गले में पहनोगे, ऐसा आभूषण होता है। केंद्रीय इलेक्ट्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है भाई, ये आपके पिलानी झुंझुनू में है। कहाँ पर है, पिलानी झुंझुनू, झुंझुनू में है। लोहागढ़, पांडवों ने हथियारों का विसर्जन यहां पर किया था। हथियारों का विसर्जन यहां पर किया था। नरहड़ शक्कर पीर की दरगाह, शक्कर पीर की दरगाह कहां पर है, नरहड़ झुंझुनू। ये नरहड़ कहां पर है, ये भी आपके झुंझुनू में। केतड़ी झुंझुनू, अरे जहां पर है ना, कौन से राजा थे विवेकानंद से जुड़े हुए, स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अरे अपना प्यारा सा राजस्थान, राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है। ठीक है भाई, पतंगाकार है। राजस्थान को अलग कलर में देख लेते हैं, अलग में देख लेते हैं ना। तो देखिए राजस्थान की जो सीमा है, यहाँ पर तो अलग से लगती है, यहाँ पर अलग से लगती है, यहाँ पर अलग से लगती है, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अलग से लगती है। इस प्रकार राजस्थान की सीमा लगती है। अब देखिए ये तो 1070 किलोमीटर लगती है, जो किससे लगती है, पाकिस्तान से। इसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। अब देखिए भाई, ये आपके लगती है गुजरात से, किससे लगती है, गुजरात से 1077। कितनी लगती है, 1077। ये लगती है किलोमीटर में सारी की सारी, ये लगती है 1600। किससे लगती है, एमपी मध्य प्रदेश से। ठीक है भाई, ये लगती है आपके 877। ये 1022 है भाई, ये 1022 है। 877 किलोमीटर किससे लगती है, ये आपके यूपी से लगती है। यहाँ पर 1262 किलोमीटर किससे लगती है, ये आपके हरियाणा से लगती है। किससे लगती है, हरियाणा से। ये 89 किलोमीटर किससे लगती है, पंजाब से लगती है। ये लेखा जोखा है अपने प्यारा से राजस्थान जो है। अब देखिए सर्वाधिक लगती है, ये किससे लगती है, एमपी से लगती है। सर्वाधिक एमपी से लगती है, सबसे कम किससे लगती है, कम आपके पंजाब से लगती है, पंजाब से लगती है। 1022 गुजरात से, 1600 एमपी से, 877 किससे, यूपी से, और 1262 किलोमीटर हरियाणा से, 89 पंजाब से, 1070 किससे लगती है, ये आपके पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, कुल मिलाकर यदि आप जोड़ोगे तो 5920 हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 और 4850, ये किससे हो गई भाई, ये आपके किससे हो गई, ये राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। 0 से 0, 7 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। हासिल की 1 लगेगी, 8 1 9 और 5, ये आ गया ना पूरा लेखा जोखा। आगे चलते हैं। आगे यदि बात करें सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी नहर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। सतलज और व्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, INGP जिसे बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं। इस पर देखिए 9 तो शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं, रावतसर, अनूपगढ़,
सूरतगढ़, पुंगल, बिरसलपुर, ये दातौर, ये इस प्रकार 7 तो क्या है, सॉरी 9 तो क्या है शाखाएं, और 7 है, 7 क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या है, लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरें हैं कौन कौन सी, चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, है ना, करणी सिंह, और कौन कौन सी है, देखिए कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल, ये आपके आ जाएगी कौन सी, कंवर सेन। अब देखिए सॉरी तेजाजी लिप्टनेर, तेजाजी लिप्टनेर, इसके बाद करणी सिंह, करणी सिंह लिप्टनेर, गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ये 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 शाखाएं हैं। चौधरी कुंभाराम जो आपके हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। कुंवर सेन जो सबसे पहली और सबसे लंबी है वो आपके बीकानेर और कहां पर, गंगानगर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा दी है। पन्नालाल बारूपारी ये बीकानेर और नागौर में विस्तृत है भाई। तेजाजी सिर्फ बीकानेर में है। करणी सिंह जो है लिफ्ट नहर ये आपके बीकानेर और जोधपुर में है। गुरु जंबेश्वर जो कहां पर है, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में है। और ये आपके जय नारायण व्यास कहां पर है, जैसलमेर और जोधपुर में है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिमी होगा। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है तेजाजी। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, करणी, सॉरी कंवर सेन, और पहली भी है। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। पानी पी लेता हूं भाई एक बार। जोधपुर को क्या कहते हैं, नागौर को क्या कहते हैं, जयपुर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय। ठीक है, यहां पर अंग्रेजों का जो केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण के समय, वो भी कहां पर था, अजमेर में। जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। नागौर को क्या कहते हैं, धातु नगरी कहते हैं, कृषि के औजार के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर को क्या कहते हैं, गुलाबी नगर, गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, अरे उसी ने करी जिसने 1829 में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्यूरीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रथम बार, राजस्थान शब्द का प्रथम बार लिखित प्रमाण या प्रयोग, राजस्थान शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किसने किया, 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिनको क्या कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, राजस्थान की हिस्ट्री के जनक कहा जाता है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एंटीक्यूरीज, 2 पुस्तकें लिखी। एक तो पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, और दूसरा कौन सा, द एनाल्स एंड एंटीक्यूरीज ऑफ राजस्थान। 2 प्रकार की पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। जॉर्ज थॉमस जिसने राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, मौखिक रूप से। आगे चलिए, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, अरे इसमें देखिए तेरे ताली, हाथों में तेरे जगह अलग अलग, शरीर की तेरे जगह मंजीरे, ये वो जंजीरें लगा के फिर महिलाएं नृत्य करती है। कच्ची घोड़ी, अरे देखते हो ना, एक काठ की घोड़ी होती है इस तरीके से मान लो, और इसमें एक आदमी खड़ा रहता है इस तरीके से, और फिर क्या है, को लेकर इस तरीके से दिखाता है ना, वो होता है कच्ची घड़ी। जो कच्ची घोड़ी जो कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का है, शेखावाटी
क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। कथक 2 घराने हैं, एक तो जयपुर घराना और दूसरा लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, ये जयपुर कौन सा है? पुराना घराना है भाई, पुराना घराना है। कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ये जयपुर घराना है, सबसे पुराना है। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है भाई? भानुजी। अरे भानुजी क्या है ना, मम्मी क्या करे ना आपके नान देन भानुजी, अरे बे भानुजी है। तो भानुजी ने कथक का क्या है प्रवर्तक माने जाते हैं। घूमर, राजस्थान के आत्मा, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर छे नकरालिए माँ, वो वाला। ठीक है भाई, तो कच्ची घोड़ी याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये आपके सांगनेर में, सांगनेर में। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना? दिसंबर 2005 में। कहां पर है? राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर में। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? चरी नृत्य की है भाई फल्गुबाई। ये फल्गुबाई मान लो। इस तरीके से अपने सर पर जो है क्या रखती है? चरी रखती है। फिर इसके अंदर इस तरीके से दीपक, दीपक रखती है और फिर नृत्य करती है। ये कहाँ का? किशनगढ़ का प्रसिद्ध है भाई, किशनगढ़ अजमेर वाले क्षेत्र में ये नृत्य काफी प्रसिद्ध है। और कौन सा समुदाय, समुदाय कौन सा? गुर्जर समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गुर्जर समुदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी से कवाटी का पढ़ लिया। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य। रसिया नृत्य पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का है भाई। मुख्य तौर पर कहाँ का? भरतपुर का। बमरसिया, अरे बमरसिया, बमरसिया वो वाला बमरसिया। राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? वो ये होता है जो वर्तमान में कौन है? सुदांश पंत है। सुदांश पंत मतलब है राजस्थान में समस्त प्रशासन का मुखिया कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होते हैं भाई राजस्थान के प्रशासन के मुखिया। अब मुख्यमंत्री बात आ गई है तो 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा के सदस्य है, सदस्य कौन? अभी देख लेंगे। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सांगानेर। पुष्पेंद्र जी भारद्वाज को हराकर कहां से आते हैं? सांगानेर से आते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जो कौन से हैं? 14वें मुख्यमंत्री है, 14वें सीएम है राजस्थान के। दिसंबर 2023 में ये राजस्थान के सीएम बनते हैं। अभी वर्तमान में विधानसभा कौन सी चल रही है? 16वीं। ये राजस्थान के 14वें नंबर के सीएम है। इनका निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर। वैसे कहाँ के? भरतपुर के। पुस्तक कास्ट, पुस्तक रखने के कास्ट के उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए भाई ठौणी कहते हैं। अरे आपने ठाण किन कहवे? ठाण भी नहीं कहवे जगह भैंसा नहीं रहे ना, लेकिन पूस गालेड़ो है तगरे वो नागणू पड़ी। यदि नौकरी नहीं लागो ना वो पूस ही नागणू पड़ी। अभी पूस के मायने बा भैंस गाय खावे और अब हम तगरे पूस नागा बिन तो कहवे ठाण। और ठौणी किन कहवे? ठौणी पुस्तक रखने का कास्ट का होता है भाई। ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे होता है ना, इस तरीके से पुस्तक इस पे रखी जाती है और यहाँ पर कोई बैठा बैठा पढ़ रहा होता है तो ये क्या होती है? ये ठौणी, ठौणी। आगे देखिए, पंचायती राज विशेष संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? क्या आवश्यक सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची? तो पंचायती राज जो है वो आपके राज्य सूची में शामिल है। यदि भारत की 12 अनुसूची, भारतीय संविधान की 12 अनुसूची, 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में, इसमें से जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या दिए गए हैं? ये विषय शामिल किए गए हैं, विषय दिए गए हैं, सारे के सारे विषय दिए गए हैं। 3 सूची शामिल है इसमें। एक तो संघ सूची है,
7वीं अनुसूची में एक तो संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। जो मामले रक्षा से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो और आपके विदेश नीति से संबंधित हो या रेलवे से संबंधित हो, ये किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। कई बार आपने सुना होगा ऐसे बच्चे आंदोलन करते हैं कि रेलवे में कोई भर्ती नहीं आई। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि हमें रोजगार दीजिए, मतलब है हमें क्या है, रेलवे में वैकेंसी निकालिए। मतलब है ये किसके अंतर्गत आता है? रेलवे, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें क्या आएगा भाई? पुलिस भी आता है, कृषि भी आती है और खेत भी आता है। ये इसके विषय समवर्ती सूची में, जैसे शिक्षा आ गया, शिक्षा आ जाता है, वन आ जाते हैं, ये विषय किस में आएंगे? ये आपके समवर्ती सूची में। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें किसी भी राज्य को या उस राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, आवश्यकता पड़ने पर दोनों बना सकती है। जांगल जनपद की राजधानी कहाँ है भाई? जांगल, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश। इसकी राजधानी आई छत्रपुर। आई छत्रपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। मध्यमिका, ये कहाँ की राजधानी? मध्यमिका चित्तौड़। नगरी मध्यमिका, ये कहाँ? चित्तौड़। विराटनगर, बेहराट प्राचीन नाम। यहां से क्या मिला है? ब्राह्मरू शिलालेख मिला है भाई, ब्राह्मरू शिलालेख अशोका। यहां से और क्या मिला है? अशोक द्वारा युद्ध नीति को छोड़ के धर्म नीति को अपनाने के प्रमाण। युद्ध नीति को छोड़कर इसी शिलालेख में ये जिक्र है भाई, युद्ध नीति को छोड़कर दम नीति, दम यानी धर्म, दम नीति, दम नीति को अपनाने के प्रमाण यहां से मिले। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। बयाना कहां पर है? भरतपुर। आगे देखिए, दयाबाई व सहजोबाई किस संत की शिष्या थी? तो देखिए दयाबाई और सहजोबाई ये दो शिष्या थी चरणदास जी महाराज की। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर मिलेगी आपको? दिल्ली में मिलेगी। प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ कहां पर है चरणदास जी संप्रदाय की? दिल्ली में। संत पीपा, कमेंट बॉक्स में बताओगे संत पीपा जी के बारे में। संत दादू, इनकी गुफा कहां पर है? ये तो बता देता हूं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह टोंक में संत पीपा की क्या है? गुफा है भाई। संत दादू दयाल, दादू दयाल के बारे में कौन नहीं जानता? जन्म कहाँ होता है भाई? 1544 में अहमदाबाद में जन्म, अहमदाबाद गुजरात में जन्म। ये 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते हैं, तो अकबर के समकालीन ये थे। इनके द्वारा दादू पंथ चलाया जाता है। गरीबदास हैं, रज्जब जी, बखना, ये क्या है? इनके शिष्य हैं। रामदेव जी के बारे में कौन नहीं जानता? ये रूणी चेरा धनिया अज माल जीरा कौरा माता मेणा दीरा लाल रानी नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। मतलब है रूणी चेरा धनिया, मतलब है रूणीचा इनका प्रमुख स्थान है। रूणेचा है रूणीचेरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा, मतलब इनके पिताजी का नाम अजमाल जी है। अजमाल जीरा कंवरा। माता मेणा देरा लाल, मतलब इनकी माता का नाम मेणा दे। रानी नेतलरा बरतार, मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या है? नेतल है। तो इस तरीके से ये भी चीजें याद रखोगे। आगे देखिए, रणथंभौर का युद्ध 1301 में किसके मध्य हुआ? तो ये देखिए एक के डोन था भाई, एक के डोन अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, इनके मध्य ही होता है रणथंभौर का युद्ध। राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका होता है कब होता है? 1301 में, जब हमीर देव की पत्नी रंगा देवी, रंगा देवी कौन से तालाब में? रंगा देवी पद्मला तालाब में, पद्मला तालाब में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है, मतलब जोहर कर लेती है। तो ये राजस्थान का प्रथम साका होता है।
ठीक है भाई, कब होता है? 1301 में हमीर देव की जो पत्नी है रंगा देवी, उसके द्वारा कर लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह, ये कहाँ पर होता है भाई? 1303 की बात है। ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा है और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है। इसमें कौन? रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मावती, वो यहाँ पर है जोहर करती है। तो ये राजस्थान का प्रथम शाखा होता है, सॉरी चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1534, चौथी का चौथी, चौथी दुआ 68, तो दूसरा होता है 1568 में। इस समय कौन करती है? कर्णावती करती है। विक्रमादित्य के समय 1568 में जयमल और फतेह वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और उनकी फतेह की जो पत्नी है फुल कंवर, वो जोहर कर लेती। ये तीसरा शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शाखा। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट है। बाबर और राणा सांगा का युद्ध कौन नहीं जानता भाई? खानवा का मैदान था, 1527 की बात है क्या? इधर से सांगा और उधर से बाबर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? क्या विजय स्तंभ को कहा जाता है? किराड़ू मंदिर कहां पर है? बाड़मेर। किराड़ू के मंदिर कहां पर है? बाड़मेर। रणकपुर कहां पर है? ये पाली। दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू में है भाई। माउंट आबू खुद कहां पर है? ये सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी, सबसे ऊंची चोटी भी कहां पर है? सिरोही में मिलेगी। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाता है? 1440 से लेके 1448 तक मालवा विजय के उपलक्ष्य में कौन करवाता है? कुंभा द्वारा करवाया जाता है। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट ऊंचाई है। वास्तुकार कौन है भाई? वास्तुकार है इसका जेता कोपा नाता। जेता है इसका मुख्य वास्तुकार। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें। ये किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। विष्णु, विष्णु को समर्पित है भाई। विष्णु को समर्पित है। आगे चलते हैं। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है? तो क्या आमेर के राजमहल, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर के राजमहल? तो राजस्थान के विंडसर फर्ग्यूसन ने किनको कहा? उदयपुर के राजमहल। ये कहां पर है भाई? ये पिछोला झील के, पिछोला झील के पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर है। और पिछोला झील पर क्या है? पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा है। और क्या है यहां पर? ये पिछोला झील की या बात कर रहा हूं। पिछोला झील में एक जग मंदिर, एक जग निवास। ये कौन सी झील है? पिछोला झील है। जग मंदिर, जग विलास। अब देखिए इनका निर्माण कौन कैसे करवाता है? कोई भी विलास मतलब मकान बनाते हो आप, तो पहले मंदिर बनाते हो ना। पहले मंदिर बनाते हो तो जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा जग मंदिर बनाए जाते हैं। सेकंड के द्वारा जग विलास बनाए जाते हैं। अरे कोई ते पायो बरो घर को, है ना। बेऊ पहली थे नीवा शुरू करो, बेऊ पहली एक खेलडी के नीचे मंदिर बनाओ। मतलब है जग मंदिर का निर्माण पहले, तो पहले तो जगत सिंह फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। जग विलास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाए थे। दोनों कहां पर है? पिछोला झील में। पिछोला झील के यहाँ पर क्या है? नटनी का चबूतरा है। और इसके पूर्वी किनारे पर क्या है? ये है उदयपुर के राजमहल। इधर राजमहल है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रचलित इनमें से कौन सा नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? तो नगरीय स्वशासन की बात करें तो हमने कल वाले पेपर में देखा था, नगर निगम है उच्च स्तरीय स्तरीय ढांचे की सबसे उच्चतर संस्था है नगर निगम, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? महापौर या मेयर कहलाता है। नगर पंचायत इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता भाई। नगर पालिका अध्यक्ष होता है इसका मुखिया, और इसके मुखिया को भी क्या बोलते हैं? अध्यक्ष या फिर सभापति बोलते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? राजस्थान राज्य महिला आयोग, जिसकी स्थापना कब होती है? 15 मई
15 मई 1919 को इसकी स्थापना होती है, स्थापना होती है। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती कांता खतूरिया, खतूरिया, श्रीमती कांता खतूरिया। ठीक है, ये नाम है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपका होमवर्क है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे देखिए, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया जाता है? अरे मराठाओं का राजस्थान में प्रभाव बहुत तेज गति से बढ़ जाता है, तो राजस्थान के राजा एक सामूहिक मीटिंग बुलाते हैं, एक सम्मेलन बुलाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है। किनके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ। इसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? पहले तो संग्राम सिंह सेकंड को करनी होती है, सेकंड को करनी होती है, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। फिर जगत सिंह सेकंड के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। आगे चलिए, आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो प्रथम महिला सांसद कौन है भाई? गिरिजा व्यास है। ठीक है, भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल राजस्थान की पहली महिला सांसद है गिरिजा व्यास। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? ये आपके विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसका निर्माण 1440 से 1448 के मध्य राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। ये कितना है? 9 मंजिला है। सबसे ऊपरी तल पर 9 मंजिला, सबसे ऊपरी तल पर स्थित शिलालेख पर हमीर से लेकर कुंभा तक वंशावली का वर्णन है। वंशावली उत्तीर्ण है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ पंचवर्षीय योजना कौन सी के दौरान होता है? तो देखिए, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से होती है भाई। नागौर से होती है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होती है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है कितनी हुई? 12 पंचवर्षीय योजना हुई, पंचवर्षीय योजनाएं हुई। उसके बाद 2017 में कौन आ गया इनकी जगह? नीति आयोग। वही नीतियां बनाता है, भारत के विकास की बात करता है। तो 12 पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपके 1951 से लेके 1956। दूसरी आपके 1956 से लेके 1961। तो इसी दौरान जो है ये पंचायती राज की शुरुआत होती है। इसमें एक योजना अवकाश भी आता है 66 से लेके 1969 के मध्य। उसी दौरान राजस्थान में कौन सी क्रांति? हरित क्रांति का उदय होता है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान पंचायती राज की शुरुआत होती है। कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है? क्या जसवंत पशु मेला किया जाता है? जसवंत पशु मेला ये आपके भरतपुर में आयोजित किया जाता है। बाणगंगा मेला ये आपके जयपुर में होता है। गुड़ला मेला की बात करें तो ये आपके मारवाड़ में होता है। अब देखिए, भरतहरि का मेला जो कहाँ पर लगता है? आपके अलवर में लगता है। अलवर में एक मेला और लगता है, पांडुपोल मेला भी आपके अलवर में ही लगता है। ठीक है, कौन सा मेला भाद्रपद मास को लगता है? तो देखिए, भाद्रपद मास के 5 मेले पढ़ा रहा हूं। भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल। ठीक है, 5 मेले। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी,
सप्तमी देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला कहाँ पर लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में लगता है भाई, आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। याद कर लेना, छाप लेना, किसी ना किसी एग्जाम में इसके दर्शन हो ही जाएंगे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मेला लगता है जो हमें पढ़ रहे हैं। कौन सा लगता है? भर्तरी का मेला। भाद्रपद शुक्ल दशमी और दशमी 3 मेले लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं ये इधर पढ़ लेते हैं। दशमी के दिन 3 मेले जो लगते हैं, जो आपके एक तो लगता है अमृता देवी का मेला खेजड़ली, अमृता देवी का मेला लगता है खेजड़ली में। तेजा जी का मेला लगता है, तेजा जी पशु मेला जो आपके पर्वतसर में। रामदेवरा रुणीचा में रामदेव जी का मेला लगता है। ये तीनों लगते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। आगे देखिए, भगोलिया एवं कुलाबो कहीं है भाई? अरे भगोलियो थे, देखो चाय बनाना ना भगोलियो, वो भगोलियो को नहीं है। भोगलिया, भोगलिया वे कुलाबो, गुलाबो नहीं है, कुलाबो है। ये क्या है? दोनों तलवार के नाम है। ठीक है भाई। आगे चलिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यदि राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, फर्स्ट जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 8वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 8वां स्थान आता है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के 10.41% भाग राजस्थान में पाया जाता है। जनसंख्या की बात करें तो 5.67% राजस्थान में भारत की जनसंख्या निवास करती है। यदि राजस्थान का जनघनत्व बात करें तो 200 है भाई। 200 क्या है? जनघनत्व। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 है। राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है। कितना है लिंगानुपात? 928 है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो वो 888 है। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर है। जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? राजस्थान की 6,85,48,437 राजस्थान की जनसंख्या है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 10.41 है। ये भारत की जनसंख्या का 5.67% है। यहां तक क्लियर है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की वो एकमात्र कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये तो है राजस्थान, और ये यहां से जा रही है कर्क रेखा। अब इसको 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? वो तो आपके एक ही नदी है भाई। कौन सी है? माही नदी, जो महद झील कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। इस पर 2 बांध है भाई, एक तो कडाना बांध और दूसरा कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, तो ये कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। 3 राज्यों में बहती है, एक तो एमपी, राजस्थान और गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माही होगा। इसके साथ साथ देख लीजिए भाई, ये तो है कर्क रेखा, ये है 0 डिग्री रेखा, ये है मकर रेखा। इन तीनों को 2 बार पार करने वाली नदियां, 3 नदियां हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, जायरे नदी या कांगो नदी वो आपके 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। एक है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की नदी है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ आपको इस क्लास से मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने यार दोस्तों तक फैला दो, पहुंचा दो। क्योंकि आपको पता ही है ना, सज्जन लोगों को अपना गुरु कहता है कि आप जाओ, बिखर जाओ, देश के अलग अलग भागों में बिखर जाओ, और जो दुर्जन होते हैं उनको बोलते हैं आप एक जगह रहो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, सज्जन जहां जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे, दुर्जन जहां जाएंगे वहां दूषित वातावरण ही फैलाएंगे। इसलिए जाओ मेरे यारो, आबाद हो जाओ और
पहले क्या करना है, नौकरी लगना है, फिर होना है। गोल गुरु एकेडमी से जुड़ लेना, अपना टेलीग्राम चैनल उससे भी जुड़ लेना, और अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।